हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कवर करेंगे एनटीए नीट टेस्ट 32 जो अभ्यास ऐप पर रिलीज़ हुआ है। देखते हैं क्या है इस पेपर में आज। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोन कोलाइड कर रहा है विद अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम विच इज़ इन द ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 10.2 eV. After an interval of time of a microsecond, another photon collides with the same hydrogen atom inelastically with the energy of 15 eV. What will be observed by the detector? तो देखिए, सबसे पहले आपको याद है भाई, हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट में लेट से ऐसे, ये एनर्जी अपन जनरली बोलते हैं -13.6 eV n = 1। आपको पता है ग्राउंड स्टेट में वो सिलेक्टिव होता है, वो उन्हीं फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है जो उसके दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बीच हो। और 10.2 आपको याद रहता है कि भाई जो सेकंड है, सेकंड लेवल की एनर्जी होती है -3.4 और ये जो गैप होता है दिस इज़ 10.2। इसका मतलब ये राइट गैप है, तो इसको लेते ही ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बट क्योंकि जो ऊपर गया है ऊपर स्टेबल रहेगा नहीं, तो अल्टीमेटली इट विल रिटर्न बैक और उस केस में इट विल रिलीज अ फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी। तो इसका मतलब ये फोटोन लिया और फाइनली इसी एनर्जी का फोटोन रिलीज भी हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको फोटोन मिलेगा 10.2 eV। अब गैप है माइक्रो सेकेंड्स का, तो ये सारी कहानी होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो माइक्रो सेकेंड डेफिनेटली उससे ज़्यादा है। तो वापस अपने पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n = 1 पे अवेलेबल है। अब सेकंड फोटोन है 15 eV का। 15 eV इतनी एनर्जी है कि ये इसको पूरा पार लगा सकती है, आयनाइज कर देगी n = इन्फिनिटी, जिसको आप बोलते हो जहाँ एनर्जी ज़ीरो मानते हैं। तो ये 13.6 का एनर्जी तो डेफिनेटली ये यहाँ से यहाँ ओवरकम करने में जाएगा, बट इसके बाद भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी। कितनी बचेगी? 15 मिली थी, 13.6 यूज़ हो गई, तो इट विल बी 1.4 eV. So what you will have from the first one, you will get a photon of 10.2 eV. From the second one, you will get a electron of 1.4 eV. So we can safely go for option C. So this is for the question number 1. Next, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, एक इनफाइनाइट फ्रेम आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों साइड्स पे इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। व्हाट इज द फाइनल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेड ऑफ द बॉल ऑफ द मास m प्रोजेक्टेड एज शोन विद इनिशियल स्पीड v0? द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्रेम इज 0.5। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप इसको समझ जाओगे तो आसान है, वरना कंफ्यूज हो सकते हो। मैं एक बार थ्योरी रिकॉल करूँ। आप कभी भी ऐसे देखिए, ये कोई भी चीज़ यहाँ पे हिट कर रही है विद स्पीड u, तो आप बोलते हो इसके दो कंपोनेंट आप करते हो, एक बोलते हो u परपेंडिकुलर और एक बोलते हो u पैरेलल। वो फिक्स वॉल है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो आपको पता है टकराने के बाद जब ये वापस ऐसे आएगी तो ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला होगा ये रिवर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, e टाइम्स u परपेंडिकुलर। जबकि ये कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगा था इस डायरेक्शन में, तो ये वो का वही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कंपोनेंट है धीरे धीरे हाफ रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली बहुत देर के बाद ये जो v परपेंडिकुलर है दिस विल बिकम ज़ीरो। तो केवल वेलोसिटी क्या बचेगी? v पैरेलल। और v पैरेलल जो यहाँ दिख रही है कितनी है? v0 cos 45। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी केवल पैरेलल वाली बचेगी, v0 cos 45। तो अल्टीमेटली फाइनल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ m। ये v0 cos 45 का मतलब v0/√2 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट इट एज mv0²/4। तो यहाँ से अपना 0.25 mv0² होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2D कोलिजन के अंदर, 1D में तो आपको ध्यान रहता ही था, 2D में भी वैसा ही है। हमेशा 2D को आप दो 1D को, एक ही 1D कोलिजन बेसिकली होता है अलॉन्ग द नॉर्मल, पैरेलल कंपोनेंट में कभी कोई चेंज नहीं आता। नाउ गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3। पार्टिकल ए मेक्स perfectly elastic collision with another stationary particle B, और टकराने के बाद दे फ्लाई अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटीज, द मास रेशियो विल बी। अब ये देखिए, लैंग्वेज पे नहीं जाए, विद इक्वल वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन का अंदर स्पीड से ही कह रहा है वो, कि वेलोसिटी सेम होती तो डायरेक्शन भी सेम होता। तो यहाँ समझिए, ये ए था, ये बी था, बी वॉज एट रेस्ट, ए आया लेट से किसी स्पीड यू से, फाइनली दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ए इधर गया v स्पीड से, b इधर गया v स्पीड से। तो पहली चीज़, इलास्टिक कोलिजन में मुझे पता है जो अपन हमेशा बोलते थे v रिलेटिव, आफ्टर सेपरेशन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रिलेटिव में आपको ये भी लॉजिक याद रहता था कि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम रहता था। फॉर एग्जांपल अप्रोच के वक्त मैं लिखूँगा ua माइनस ub और सेपरेशन के वक्त मैं लिखूँगा vb माइनस va। तो सब्स्टिट्यूट करें, ua की वैल्यू प्लस u डाली, ub 0 था, va की वैल्यू vb की वैल्यू आएगी प्लस v,
वी ए की वैल्यू आएगी माइनस वी, तो यहाँ से 2v की वैल्यू आ गई यू बाय यू। सो 2v इज़ इक्वल टू यू, तो यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि इसका मतलब v की वैल्यू हो गई u बाई 2। अब मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करूँ, क्योंकि मास रेशियो पूछा है, तो क्या लिखेंगे, ma इंटू पॉजिटिव u प्लस mb इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो लिख दिया, दैट इज़ ma इंटू माइनस वी प्लस mb इंटू वी। तो ma की टर्म्स एक तरफ ले जाऊँगा तो u प्लस वी हो जाएगा, और v की वैल्यू लिखी u बाई 2, तो दिस वुड बी u प्लस यू बाई 2 एंड दिस v वुड बी u बाई 2। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 3ma u और u कैंसिल इज इक्वल टू mb बाई 2। तो इसका मतलब ma बाई mb की वैल्यू आपको दिख रही है, क्लियर कट आएगी 1/3। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये वर्क एनर्जी का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब ने किया होगा। 3 बॉल्स हैं, एक बिल्डिंग के टॉप से आपने इक्वल स्पीड से अलग अलग एंगल्स पे फेंकी हैं, और तब तीनों ग्राउंड पे टकराती हैं, तो स्पीड v1 v2 v3 है। तो यहाँ आपको सिंपल पता है भाई, कोई भी बॉल है सब यहीं से स्टार्ट हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, और अल्टीमेटली कोई भी बॉल, ये भले ऐसे जाए, ये ऐसे जाए, या ये ऐसे जाए, तीनों इफेक्टिवली h हाइट नीचे जाएंगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस होगा, कितने का होगा, दैट इज़ mgh, और ये सबके अंदर सेम होगा। तो सबका पोटेंशियल एनर्जी लॉस सेम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर अर्थ और बॉल को सिस्टम माने तो सबका लॉस सेम है, तो डेल्टा के गेन भी सेम होगा, और इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सबकी सेम होगी, विच इज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh। तो यहाँ पे तीनों की स्पीड सेम होगी, यहाँ वेलोसिटीज़ डिफर करेंगी डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। आप सबके किए हुए क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन में आएगा। अगला, ये थोड़ा अच्छा है, देखिए, a particle is going in xy plane as depicted in the figure, you have to find the angular velocity of a particle with respect to the origin। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो एंगल को टर्न कराती है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं ओरिजिन से देखूँ तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, इसका वेक्टर आर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आर है, आप सबको दिख रहा है, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 3 और 4 दिख रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स। नाउ अब जो एंगल टर्न होता है वो आपको हमेशा पता है, सेपरेशन चेंज तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट करेगा जो इसकी तरफ आएगा, और जो टर्न कराता है वो ये कंपोनेंट कराएगा जो परपेंडिकुलर है, वी परपेंडिकुलर। यहाँ दिख रहा है वी परपेंडिकुलर की वैल्यू, अगेन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो वो आप इजीली बोल सकते हो दैट इज़ वी साइन थीटा। और ये वी परपेंडिकुलर अपन बोलते हैं दैट इज़ बेसिकली ओमेगा आर, ये आप सबने पढ़ा है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू वी परपेंडिकुलर बाय आर विच इज़ वी साइन ऑफ थीटा बाय आर। वी का वैल्यू देखिए 2 गिवन है, साइन थीटा मैंने लिख दिया अपॉन आर, आर कितना है, आर है 5, और साइन थीटा आपको दिख ही रहा है, इस ट्राइंगल में देखते ही साइन थीटा इज़ गोइंग टू बी, देखिए ये डिस्टेंस आपका 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 4/5 अपॉन 5। सो द वैल्यू इज़ 8/25। तो ओमेगा की वैल्यू 8/25 है। और देखिए जैसे ये जा रहा है आपको दिख रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब दिस इज़ यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी तरफ पॉइंट करता हुआ आएगा, मतलब ये आ जाएगा प्लस के कैप रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बन के आएगा, आपकी ओर ये आ रहा है। इसको याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा बट बढ़िया क्वेश्चन। 6th, अगेन ये मैग्नेटिज्म का स्टैंडर्ड प्रश्न दिखता है। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ डेंसिटी मैटर्स की गिवन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 350 केल्विन पे इतनी थी, तो 300 पे क्या होगी। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्यूरी का नियम आपको पता है जो कहता है ससेप्टिबिलिटी इज़ इनवर्स टू टी। टेम्परेचर कम हुआ है तो बढ़ेगी, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा भाई। इनिशियल थी 2.8 × 10⁻⁻⁴, फाइनली मान ली इकाई हो गई। इन्वर्स रेशो लेंगे तो फाइनल टेम्परेचर हो गया आपका 300, इनिशियल था 350, इन्वर्स लिया रेशो अपन ने, ये इस टेम्परेचर पे है, ये इस टेम्परेचर पे है, तो यहाँ से इकाई की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास क्या आ रही है 2.8, 350/300, इसको 7/6 लिख दो इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 3.2 के अराउंड आएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3.267 इंटू 10⁻⁻⁴ निकल के आती है। तो ये भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, आप लोग करते हैं, होना चाहिए। अगला, ये आपके करंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वाली कहानी है। एक एमीटर अभी है, उसका रेजिस्टेंस 13 है और वो 100 एम्पियर तक रीड कर सकता है। अब एक एडिशनल शंट लगाया है जिससे इसकी रेंज 750 हो गई, तो अब शंट क्या होगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ इसको आप ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर मान लो, जिसका जी वैल्यू हो गया 13 ohms और जिसका आई जी आपके लिए था 100 एम्पियर्स। अब जो आई मैक्स आ रहा है वो 750 एम्पियर्स हो गया, इसका मतलब आपको दिख रहा है वो कितने टाइम्स हो गया
7.5 टाइम्स। तो ये जो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद है, जो शंट की वैल्यू होती है वो बोलते हैं अपन G/n-1, n होता है नंबर ऑफ टाइम्स द रेंज इज इंक्रीज, G है 13, n है 7.5, तो 7.5 - 1 दैट इज 6.5। तो ये सस्ता सा क्वेश्चन आ गया आपके लिए 2 ohms। तो ऑप्शन आएगा आपका D 2 ohms। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अगला करंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखिए 8 रजिस्टर हैं, सबका वैल्यू 5 है, कनेक्शन दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B, ये याद रखिएगा अपने को A और B के बीच में निकालना है। तो A और B के बीच में एक तो डायरेक्ट R दिख ही रहा है, बाकी ये सब जो भी है इसके साथ पैरेलल में आएंगे, तो आंसर 5 से तो छोटा ही होगा। अब एक बार इस फिगर को गौर से देखो, आप यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, सर्किट में अपन बोलते हैं व्हाट वी पोजेस इनपुट आउटपुट सिमेट्री मुझे नज़र आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से अगर करंट I1 गया है तो यहाँ से भी I1 जाएगा, यहाँ से I2 गया है तो यहाँ से I2 लौटेगा। इसका मतलब ये जो जंक्शन है इस पे कोई करंट का आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब मैं इसको खोल सकता हूँ। खोल सकने का मतलब क्या हो गया कि मेरे लिए, मैं एक बार वापस इसको रीड्रॉ करूँ, ये रजिस्टर R है, ये भी रजिस्टर R है, ये भी रजिस्टर R है, ये भी रजिस्टर R है, ये R, ये कनेक्शन खोल दिया R R R, ये मेरा हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो देखिए R R R R R R R सारे रजिस्टर बना दिए। अब सस्ता है आपके लिए, सबसे पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई करें, दोनों सीरीज़ में 2R R के साथ पैरेलल में, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे 2R/3। अब ये तीनों हो गए पैरेलल में, तो R + 2R/3 + R कितना हो जाएगा, ये R + R 2R 2R + 2R/3 दैट इज़ 8R/3। तो अब देखिए मैं इसको वापस एक तो अपने हिसाब से बनाऊं, एक तो A और B के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन था R, ये एक इन दोनों का नेटवर्क आएगा R और R सीरीज़ में, दैट इज़ गोइंग टू बी 2R, और वो जो ऊपर तीनों का अपन ने बनाया है वो आपका आ गया 8R/3। तो ये तीनों हो गए। अब आराम से पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, क्या लिखेंगे अपन, 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R + 1/2R + 3/8R। LCM 8R ही दिख रहा है मुझे, तो 8 + 4 + 3, तो R इक्विवेलेंट आपका बड़े प्यार से आ रहा है 8R/ कितना हो गया ये 15, और R की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5, सो दैट इज़ 8 × 5/15, तो ये आपके लिए 8/3 ohms निकल के आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिमेट्री आप पढ़ते हो, उन्हीं को यूज़ करते हुए आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न 9th, ये भी करंट रेजिस्टेंस का ही थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट पे है। आपको बताना है कितनी हीट कैलोरी में प्रोड्यूस हुई है एक रेजिस्टर R में जब I करंट उसमें फ्लो किया है T सेकंड्स के लिए। तो भाई सबको रटा हुआ है भाई, जो एनर्जी हीट रिलीज़ होती है वो आपको पता है I² RT। अब ये जूल में होती है, उसको कैलोरी में करना है, तो आपको पता है व्हाट इज़ कैलोरी, 1 कैलोरी इज़ 4.2 जूल्स। तो ये अपने आप कैलोरी में कन्वर्ट होगा, ये एक्सप्रेशन आपका जूल में आता था, तो ये फाइनली कैलोरी में आ जाएगा। देखते ही आपको समझ आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। सारे मीटर्स आइडियल हैं और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 3 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर की थर्ड वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट है, तो आपको पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स निकालना है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है जिसका ना वोल्टेज गिवन है ना करंट गिवन है। सबसे पहले ये आइडियल मीटर यहाँ पे 6 वोल्ट रीड कर रहा है, मतलब इस पे भी 6 वोल्ट का ड्रॉप है और इस पे भी 6 वोल्ट का ड्रॉप है। क्योंकि ये आइडियल है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसमें करंट माना I1 जाएगा, इसमें जाएगा I2, तो टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगा वो बोलोगे I1 + I2। तो पहली चीज़ I1 क्या होगा, 6 का ड्रॉप है 20 पे, तो 6/20 जिसको आप लिख सकते हो 0.3। 10 ओम वाले पे कितना है, दैट इज़ 6 वोल्ट का ही ड्रॉप है, नॉट 10। तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यस, दिस इज 6/10, दैट इज़ 0.6 एम्पियर्स, विच इम्प्लाइज द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इज़ 0.9 एम्पियर्स। तो बैटरी से टोटल करंट आपका आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 0.9 एम्पियर्स। नाउ अब या तो अपन तीनों में एग्जैक्टली पावर निकालने, एक तरीका तो ये हो सकता है, जैसे मैं चाहूँ तो पावर पहले वाले में 10 ओम में कितना होगा, 10 ओम में 0.6 गया तो 0.6 स्क्वायर इंटू 10, 20 में कितना होगा 0.3 स्क्वायर इंटू 20, और अब ये जुड़ के सारा इसमें ही जाएगा, तो इसमें पूरा I फ्लो करेगा, तो प्लस 0.9 स्क्वायर इंटू 30। ऐसे भी कर सकता हूँ, वरना इक्वलेंट निकाल के I² R बात वैसी ही निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू 10 दैट इज़ 3.6, 0.3 का स्क्वायर 0.09 इंटू 20 दैट विल बी गिविंग मी 0.09 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.09 दैट इज़ 2 इंटू 0.9 1.8,
and here it is 0.81 into 30. So what I will get 3.6 plus 1.8, तो ये तो हो गया 36 और 18 आपका 54, 5.4 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 3382 24.3, तो ये लगभग आपका 29.7 के अराउंड आ रहा है। तो मैं क्लोजेस्ट ऑप्शन पे जाऊँगा तो इट शुड बी 30 वाट अप्रॉक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ठीक है क्वेश्चन। अगला देखें 11th, ये अब आपके लिए मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है। एक सर्किट है, कनेक्ट किया है, अभी खटका स्विचेस ओपन है, अब खटके को बंद किया तो x2y, y शायद बना हुआ नहीं है यहाँ पे, y मान लें, यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे तो एडवांस वगैरह मेंस वगैरह में तो कराया ही जाता है, आप लोगों ने भी मोस्टली पढ़ा होगा। देखिए सबसे पहले जब स्विच क्लोज है तो क्या होगा, देखिए स्विच जब क्लोज है तो ये ऊपर का नेटवर्क, ये नीचे का नेटवर्क, ऐसे ड्रॉ करें अपन, ये आपका 9 वोल्ट का बैटरी है। तो अभी देखिए स्विच इस तरह से आपका ये क्लोज है, स्विच क्लोज है, सॉरी स्विच ओपन था इनिशियली, नॉट क्लोज, ओपन वाला केस अपने को बाद में लेना है। तो लेट्स से अभी ये स्विच खुला हुआ है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो अभी भाई ये दोनों सीरीज़ में है 3 और 6, तो आपको पता है इस पर 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा और इस पर 6 वोल्ट का, और ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये अभी आपको दिख रहा है सीरीज़ में, तो इन पे इन्वर्स रेशो में जाएगा। यहाँ इस पे 6 का ड्रॉप होगा और इस पे 3 का। तो अगर मैं बोलूँ ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इसको प्लेट ए बोलते हैं, प्लेट बी बोलते हैं। तो अभी जो प्लेट ए पे चार्ज होगा वो मुझे दिख रहा है -3 × 6 -18 माइक्रोकूलम्स होगा, और बी प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज़ +6 × 3, वो आपको पता ही था, दोनों का टोटल मिलके 0 ही होगा, वो होना चाहिए। तो सिग्मा ऑफ दीज 2 प्लेट्स इज़ 0। ना अब जैसे ही स्विच आपने क्लोज़ किया, अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट में आपको पता है कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होने पाएगा। तो अब जो भी होगा वो वोल्टेज का डिवीजन वो रेजिस्टर डोमिनेट करेंगे ऐसे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। तो फाइनली यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ भी ये 3 और यहाँ भी ये 6। तो अब इन प्लेट्स को देखिए, अगेन रहेगा तो वही, दिस इज़ प्लस माइनस एंड दिस इज़ प्लस माइनस। अब जो प्लेट ए है उस पर अगर मैं चार्ज लिख रहा हूँ तो कितना आएगा, देखिए 3 का ड्रॉप है तो -3 × 3 दैट इज़ गोइंग टू बी -9, और बी पे अगर मैं देखूँगा तो बी पे हो जाएगा 6 × 6 पॉजिटिव दैट इज़ +36। तो इन दोनों प्लेट पे मिला के सिग्मा आप कितना हो गया आपका 27। पहले इन पे टोटल चार्ज 0 था, अब 27 है। अब देखिए यहाँ से कोई चार्ज जो भी है, देखिए यही कनेक्शन था, भागने का केवल यही रास्ता है और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो जो भी चार्ज फ्लो करना है वो कितना होगा 27 माइक्रोकूलम। आइडियली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप हुआ है तो ये एरो नहीं यूँ आएगा, y से x की तरफ ये चार्ज आएगा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 27 इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, यही थोड़ा दुख देता है। इक्विवेलेंट निकालना, पावर निकालना ईजी होता है, यहाँ थोड़ी आपके कंसेप्ट की टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। अगला अगेन देखिए ये कंसेप्ट खूब हर पेपर में आपके आ रहा है। 2 स्फीयर हैं, एक का रेडियस 2 एक का 3, सेम पोटेंशियल है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो उनका रेशो निकालना है। तो भाई आपको सीधा याद है, ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर पे सरफेस पोटेंशियल आपको रट रखा है आपने, सिग्मा r/ε0 दोनों में सेम है, तो डायरेक्टली आप बोलोगे सिग्मा 1 r1 इज सिग्मा 2 r2, सो सिग्मा 1/σ2 इज़ r2/r1। तो r2/r1 करोगे तो दैट इज़ 3/2, ऑप्शन सी आराम से टिक कीजिए, ये सस्ता क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन देखिए, अब ये एसी अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आपको खूब ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामों में। इंस्टेंटेनियस करंट, वोल्टेज करंट है 10 sin 3 140, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ वोल्टेज का फेज़ भी सेम है। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, देखते ही चमकता है, नो फेज़ डिफरेंस। अब पावर, एवरेज पावर की ही बात की जाती है यहाँ पे, तो आप सबको याद है क्या होता है एसी के अंदर, VRMS IRMS cos phi, phi तो 0 है तो 1 हो गया। VRMS मैं लिखूँ तो 100 की जगह 100/√2 होगा, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू थी, और उसी तरह से हो जाएगा 10/√2, तो 1000/2 इट ईजिली कम्स आउट एज 500 वाट। ये भी एक ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, मिस नहीं करना है ये। 14th ये भी देखिए खूब आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बट पढ़े हुए में याद रखिएगा, अ लाइन AA' इज़ अ चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। नॉर्मली मुझे याद आता है यहाँ जो क्वेश्चन होता है वहाँ वो इनफाइनाइट प्लेन लिखते हैं, नॉन कंडक्टिंग, यहाँ कंडक्टिंग वर्ड लिख दिया है, ठीक है। अब प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, B इज़ अ बॉल ऑफ मास m विद अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q, B इज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, और ये आपको इस तरह से इक्विलिब्रियम में झूल रही है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा का
टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज़, इसका मैं एफ बनाऊँ तो लेट्स से इसको पॉजिटिव चार्ज माना, इस पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, सेम नेचर का चार्ज है। तो पहली चीज़, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE, दूसरा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स खुद का वेट mg, और ये टेंशन और ये एंगल थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए आराम से लिखिए, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा QE को। तो देखते ही चमकता है, डिवाइड कीजिए, टेन थीटा की वैल्यू आती है QE/mg। अब यहाँ ढंग से देखिए, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, देखिए नॉन कंडक्टिंग के लिए घोटा लगा रखा है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ σ/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन लिखते हैं σ/एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आपने लिखी σ/एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg। तो यहाँ से अगर आपका सोल्यूशन अब मैं देखूँ तो क्या होगा, दिस कम्स आउट एज D, जबकि नॉर्मली जब नॉन कंडक्टिंग होता तो 2 का फैक्टर लग जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन A बनता। तो ये क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, क्या कहना है यहाँ पे चाह रहा है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग चीज़ों को बदल देगा। नेक्स्ट 15th, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस 500 ओम इज़ 5 वोल्ट देन R2 इज़। जरा देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। भाई पहले तो ये 500 और 100 सीरीज़ में है, तो ये इन दो पॉइंट के बीच में 600 हो गया। अगर इन दो को केवल यहाँ पे देखें, इस ब्रांच पे 600 हो गया। सीरीज़ में है, इस पे 5 वोल्ट का ड्रॉप है। सीरीज़ में आपको पता है ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के रेशो में, तो डायरेक्ट आपको पता है V3/V4 दैट वुड बी R3/R4। तो यहाँ से अगर V4 5 वोल्ट है तो V3 1 वोल्ट आएगा। तो इस पे 1 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट, इसका मतलब ये पूरा हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये 18 है तो ये आपको दिख गया 12, इसका मतलब ये 12 है और इस पे मिला के 6 है, और ये दोनों गुच्छे देखें तो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में और इस पे डबल आ रहा है, इसका मतलब R1 की वैल्यू ये जो पूरा इक्विवेलेंट होगा इसका डबल होगा। और ये पूरा इक्विवेलेंट कितना होगा, 500 और 100, ये तो हो गया 600, और इसके साथ पैरेलल में R2 है। तो ये सीधी सी इक्वेशन आपके लिए बन गई। अब R1 है 400, तो 2 × 600 R2 अपॉन 600 + R2 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बेटा, देखिए क्या आएगा। दिस कम्स आउट एज 200, ये डबल ज़ीरो हटा दें, तो यहाँ से ये भी हटा दो, इसको 3 कर दें, तो दिस इज़ 600 + R2 इज़ इक्वल टू 3R2। सिंप्लीफाई कीजिए, R2 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे आपका 2R2 600 आ रहा है, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 300 ओम्स। तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वापस देखिए शीट पे आ गया। अगेन वर्ड क्या यूज़ किया है, कंडक्टिंग शीट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए लिखा इसने इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, बट इसने दिखाया एक तरफ ही चार्ज है, ये थोड़ा सा क्या क्या कंफ्यूजिंग हो गया। देखिए एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है, मैं हमेशा इस तरह से याद करने की बोलता हूँ, केवल अगर आपको एक ही तरफ दिखाया है चार्ज, तब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कैपेसिटेंस में भी होता है, 2 फेसिंग प्लेट्स के कारण एक ही तरफ वो चार्ज आ जाता था, और जब कंडक्टिंग में ऐसे दिखाते हैं अपन यूँ दोनों सरफेस पे, और अब इसको सिग्मा बोला, तो यहाँ अपन बोलते हैं σ/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लॉजिक क्या है, यहाँ 2 सरफेस हो गए, यहाँ सिंगल सरफेस ही है। तो क्योंकि कंडक्टिंग शीट लिखा है, नॉर्मली मुझे इस फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए, बट डायग्राम जैसी फीलिंग दे रहा है, दोनों दे सकता है, मतलब पीछे भी हो सकता है, नहीं भी, तो थोड़ा मिसलीडिंग तो है। आइडियली केवल कंडक्टिंग के हिसाब से मैं चलूँ और σ/एप्सिलॉन नॉट लिखूँ, फील्ड कांस्टेंट ही होती है, तो ये हो जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और अगर इसको मैं एक सिंगल साइड पे चार्ज मान के लिखूँ तो दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो अभी आपके ऊपर है क्या देते हो। देखिए एनटी ने इसका आंसर दिया है, वो मैं उससे शायद एग्री मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो सही नहीं लग रहा। एनटीए गया है σr/2 एप्सिलॉन नॉट, वो इस वाले मोड पे गया है जो अपन सिंगल साइड सरफेस पे मानते हैं, जैसा फिगर फील दे रहा है, बट कंडक्टिंग सिंपल लिखा है, थोड़ा मिसलीडिंग है मेरे हिसाब से। σr/एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, सो डिपेंडिंग आप क्या देख रहे हो, क्लैरिटी और होनी चाहिए थी, ये उन्होंने दिया है, और मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है जैसी लैंग्वेज है। क्योंकि अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखिए, वो जो अपन ने भी बॉल वाला किया था, वहाँ तो अपन यही फॉर्मूला लगाया, उनका आंसर भी इससे एग्री कर रहा है, और यहाँ वो चेंज हो गया है। तो क्लैरिटी होती तो बात है, मैं दोनों जस्टिफाई कर सकता हूँ, बट अभी आई विल प्रेफर बी एज़ कम्पेयर टू ए। नाउ नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये डायमेंशंस के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है दैट इज़ बी इंटू ए, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, या फिर ज़्यादा बेटर है आप ई को ऐसे भी लिख सकते हो -dφ/dt, फैराडे का नियम। तो ये आपको पता है क्या होता है, ईएमएफ होता है, dt आपको पता है टाइम होता है, तो उससे आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो ये आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए अगर मैं फ्लक्स की या डायमेंशनल फार्मूला देखूँ तो ईएमएफ इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू टाइम। वर्क का घोटा लगाते हैं ml2t-2, ये याद करने को मैं कहता हूँ, फोर्स और वर्क का हमेशा याद रहे। q इज़ at एंड t इज़ t, तो t तो गया, तो ये आ गया आपका
ML2T-2A-1। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा? देखिए आप चारों में से कोई है क्या? हाँ, बी ऑप्शन। तो करिए। चलिए, अब एक कूलिंग कर्व बनाया है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अरे कूलिंग कर्व देखते ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद आता है। ऐसा कुछ कर्व बनाया था। इनिशियली टेम्परेचर जल्दी गिरता है, गुनगुना होते होते फिर वो धीरे गिरता है। तो उसके हिसाब से देखिए ऑप्शन। तो आप चारों ऑप्शन देखिएगा। लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है रेट ऑफ कूलिंग रिमेन सेम। देखते ही मुझे समझ आता है तो फर्जी है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नॉट ट्रू। तो ये तो नॉट ट्रू है। बाकी ऑप्शन देखिए कि जितना एरिया ज़्यादा होता है कूलिंग फास्टर होती है, तो पहला सही है। ब्लैक पेंट करेंगे तो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा अच्छा करता है, एमिट भी ज़्यादा अच्छा करता है, तो कूलिंग डेफिनेटली बेटर होगी। कूलिंग इज़ फास्टर फ्रॉम अ कॉपर कैलोरीमीटर देन फ्रॉम अ स्टील कैलोरीमीटर। सही बात है। वही अगेन कॉपर की अपन बात करें तो सारी चीज़ें उसके लिए बेटर रहेंगी। वो ज़्यादा बेटर कंडक्ट करेगा, जल्दी लूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन डी बनता है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपको याद है, ये अपने स्कूल लेवल पे भी अच्छे से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कवर ना। अगला देखिए, ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, आप सबको पता है 11.2 है। अभी यदि अर्थ का मास डबल कर दें और रेडियस आधी कर दें तो क्या होगी एस्केप वेलोसिटी? तो याद रखिए एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद है, √2gm/r। अब आपने m को किया है डबल, r को किया है हाफ, दैट मीन्स 4 टाइम्स और रूट लोगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये डबल होने वाली है। v प्रोपोर्शनल टू √m/r है, डबल होगी मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। बहुत किए हैं ऐसे आपने क्वेश्चन। अब देखिए, एक आयरन की लंबाई रॉड है 50 सेंटीमीटर की, उसको एक एंड से एल्यूमिनियम रॉड से जोड़ा जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ये सब नाप किए हैं 20 डिग्री पे। आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन गिवन है और एल्यूमिनियम गिवन है। आपको एवरेज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम निकालना है। तो देखिए एक्चुअली एवरेज ऐसे निकलता है कि भाई कंपोजिट सिस्टम का लेंथ का चेंज क्या होगा? चेंज ऑफ फर्स्ट प्लस चेंज ऑफ सेकंड। दोनों में टेम्परेचर चेंज सेम ही होगा, तो इसको लिखते हैं अपन अल्फा1 L1 डेल्टा टी, इसको लिखते हैं अपन अल्फा2 L2 डेल्टा टी। और पूरी रॉड को एक सिंगल मानते हैं तो उसको लिखते हैं अल्फा एवरेज जो भी आएगा इनटू लेंथ ऑफ रॉड, कंप्लीट रॉड की L1 प्लस L2 टी। तो यहाँ से डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं आप, एवरेज अल्फा इस केस में होता है अल्फा1 L1 प्लस अल्फा2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। नाउ सब्सटीट्यूट करूँ वैल्यूज़, 12 × 10⁻⁻6 इंटू 50, फिर आएगा 24 × 10⁻⁻6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 दैट इज़ 150। तो यहाँ से आप देखिए, मैं 50/150 को 1/3 लिखूँ तो 1/3 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻6। तो ये देखिए 12/3 ये हो गया 4 और ये आएगा 48/3 विच इज़ 16। तो ले देखिए ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन ही देख लो यार, 12 और 24 का कोई सा भी एवरेज लो, 12 और 24 के बीच में ही आएगा। ना 12 से छोटा होगा ना 24 से बड़ा होगा, या एक ही ऑप्शन उसके बीच में था। तो बिना कैलकुलेट करे भी, क्योंकि डेटा ऐसा दिया गया है, कर सकते हो, हमेशा तो नहीं, हाँ हमेशा के लिए फॉर्मूला आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, ये अगेन करंट रेजिस्टेंस से एनालॉजी लेता हुआ हीट ट्रांसफ़र है। आपको गिवन है कॉपर की कंडक्टिविटी 9 गुना है स्टील की, और यहाँ लंबाई 3 गुना दिख रही है। तो पहली चीज़ तो मैं इसको रेजिस्टेंस R1 की तरह देखूँ, इसको रेजिस्टेंस R2 की तरह देखूँ। मैं तो हमेशा अपन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पे आते हैं, तो R का फॉर्मूला यहाँ होता है L/Ka। तो देखिए कॉपर को मैं कंपेयर करूँ, लेट्स से R1/R2 में करूँगा तो ये हो जाएगा L1/L2 इंटू K2/K1, क्योंकि एरिया सेम दिख रहा है। तो L1/L2 हो गया 3/1, K2/K1, तो उसकी 9 टाइम्स है तो 1/9 दैट इज़ 1/3। इसका मतलब अगर मैं इसको R मानूंगा तो ये हो गया 3R। क्लियर है? तो R और 3R है, मतलब यहाँ पे जो भी ड्रॉप होगा 1:3 होगा। टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है दोनों पे मिला के? दोनों पे मिला के ड्रॉप 100 है, और मुझे अब दिख रहा है कि ड्रॉप रेजिस्टेंस के रेशो में होता है, तो डेल्टा T1/डेल्टा T2 भी 1/3 होगा। मतलब पहले पे जो ड्रॉप होगा इनसे आप आराम से निकालेंगे वो होगा 25 का, और दूसरे पे ड्रॉप आएगा 75 का। याद रखिए ड्रॉप बोला है तो 100 से ड्रॉप यहाँ 25 का आएगा, मतलब ये हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मेंटेन करके करना है, ठीक है। 22,
एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को P1 V1 स्टेट से P2 V2 पे दो अलग अलग प्रोसेस से लेके गए, क्या सेम रहेगा भैया? स्टेट फंक्शन क्या होता है अपने को पता है, दैट इज़ डेल्टा यू रिमेन सेम, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? ना क्यू ना डब्ल्यू, ना क्यू प्लस डब्ल्यू, इट इज़ क्यू माइनस डब्ल्यू। पढ़ते हुए भी समझाते हैं, क्यू पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, बट इनका डिफरेंस फर्स्ट लॉ कहता है पाथ इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका डी, क्यू माइनस डब्ल्यू। ये भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्या देख रखा है, एक करंट फ्लो कर रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। थिन वॉल्ड पाइप का मतलब बेसिकली यही हो गया कि हॉलो सिलेंडर हो गया। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर आपको पता है फील्ड जीरो होती है और बाहर ऐसे होती है, ऐसे इनफाइनाइट वायर की हो। तो द फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉट जीरो। भाई क्यों नहीं, जीरो ही है वो तो, इनसाइड द पाइप इज जीरो, तो यही सही है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, क्लियर कट स्ट्रेट अवे आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a conduction rod of 1 meter length 1 kg mass suspended by 2 vertical wires through its end। एक एक्सटर्नल फील्ड 2 टेस्ला की फील्ड नॉर्मल है इसके। अब करंट आपको मानना है कि कितना पास करें जिससे कि टेंशन जीरो हो जाए। टेंशन जीरो हो जाए इसका मतलब एक तरह से वो वर्टिकली अपने आप ही सस्पेंड हो जाए, ये आपको अच्छे से पता है। इस केस में आपको क्या चाहिए कि ये रॉड है, इस पर mg लग रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगे। तो ऊपर लगे उसके लिए जो भी है, मतलब अपन बोलेंगे L क्रॉस B का जो सेंस आएगा, माना करंट अगर इधर है, अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो लेट से मैग्नेटिक फील्ड अपनी अंदर की तरफ लेट से ले ली, तो आई क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसको बैलेंस करे। सो एफ बी इज़ इक्वल टू एम जी, और एफ बी की वैल्यू इस केस में आपको पता है दैट इज़ बी आई एल, दैट इज़ एम जी। तो आई की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन बी एल। एम के नाम पे 1 है, जी के नाम पे 10 है, बी के नाम पे 2 है, एल के नाम पे 1 है। सो इट इज़ सिंपली 5 एम्पियर करंट। अगेन आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह की सस्पेंशन प्रॉब्लम्स देखी थी, तो वैसा ही क्वेश्चन है, खूब आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, बनना चाहिए ये। नेक्स्ट, स्ट्रेट वायर है, लंबाई आधा मीटर है, करंट 1.2 है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है 2 टेस्ला पे, और फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वही परपेंडिकुलर फील्ड है तो दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट फार्मूला बी आई एल, B is 2, I is 1.2 and length is 0.5 which comes out as 1.2 न्यूटन। तो ये दोनों इजी क्वेश्चन थे, एक ही जैसे कंसेप्ट पे बेस्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन थे। अगला, ये अब आपके फ्रिक्शन LOM बेस्ड क्वेश्चन है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन इज 3 times द मिनिमम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 1/2√3 यू हैव टू फाइंड द एंगल। तो भाई ये एक सब ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट्स में कराते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल टेंडेंसी में नीचे जाएगा, तो प्रिवेंट जब करना है, जब नीचे जाने की टेंडेंसी है और आप रोकना चाह रहे हो तो आपका फोर्स ऊपर आएगा, और मिनिमम केस है तो उस केस में फ्रिक्शन भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो होगा mg का ये कंपोनेंट, जैसे आप बोलते थे mg साइन थीटा, और नॉर्मल जो फोर्स होगा वो mg कॉस थीटा को बैलेंस करता हुआ होगा। ठीक है, mg कॉस थीटा, इस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो पहली चीज़, प्रिवेंशन वाला केस जो होता है, जो प्रिवेंशन वाली फोर्स है जो सेकंड केस में आपको लिखी हुई है, इसको लेट से F2 बोलूँ तो F2 की वैल्यू यहाँ से आपको पता है कितनी होगी, mg साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स, और ये वैल्यू आपको पता है एफ एस मैक्स, इसमें बहुत सब आपको याद रहता है, दैट इज़ म्यू एस एन, और एन की वैल्यू आती है mg कॉस थीटा। ऐसे ही जब ऊपर लेके जाना है, अब आप ऊपर उसको खिसकाने में लगे हो तो आपका फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तो फ्रिक्शन आपका दुश्मन हो जाएगा। तो मिनिमम फोर्स जिससे वो चल सके, तो इस केस में आपको mg साइन थीटा और एफ एस मैक्स दोनों का मुकाबला करना है। तो ये F1 जब लिखेंगे, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ mg साइन थीटा प्लस म्यू एस mg कॉस थीटा, और ये क्या गिवन है, ये फोर्स उसका ट्रिपल है, F1 इज़ थ्राइस ऑफ F2। तो सिंप्लीफाई करें तो mg साइन थीटा देख लेते हैं एक बार क्या आता है बेटा अपने पास, mg साइन थीटा प्लस म्यू एस mg कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू थ्राइस ऑफ mg साइन थीटा माइनस म्यू एस mg कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई करें, इसको उधर ले जाएं तो आएगा 4 म्यू एस mg कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 mg साइन थीटा। तो mg से mg कैंसिल किया मैंने, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस लिखूँ दैट इज़ इक्वल टू 2 म्यू एस आ रहा है, और म्यू एस की वैल्यू है 1/2√3 दैट इज़ 1/√3, टेन थीटा 1/√3 आपको पता है, एंगल होगा 30 डिग्री, ईजिली आप मेक कर सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें ये याद रखना होता है। देखिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, कंसेप्ट पढ़े हुए हैं अच्छे से, तब आप कर पाओगे, वरना अटक जाओगे। अगला, अब न्यूक्लियर फिजिक्स पे चलते हैं। एक रेडियो एक्टिव सैंपल S1 है जिसकी एक्टिविटी A1 है, इसमें डबल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं S2 के कंपैरिजन में जिसकी एक्टिविटी A2 है।
तो भाई क्या गिवन है, पहले तो अपन ये देख लें कि भाई जो पहले में नंबर है n1 नॉट दैट इज़ ट्वाइस ऑफ n2 नॉट, ठीक है, n2 मान लें। अब a2 इज़ 2a1, a2 इज़ 2a1, तो a की वैल्यू आपको पता है लैम्डा n होती है, तो लैम्डा 1 n1 ही ले लें, इसको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक मोमेंट पे ही चेक कर रहे हैं लेट्स से। तो लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 n2, एक सेकेंड, हाँ, ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 n2, तो यहाँ से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशो आ रहा है 2n2 बाय n1, और n2 बाय n1 की वैल्यू जैसे ही अपन लिखेंगे तो यहाँ पे n1 ट्वाइस ऑफ n2 है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, n1 लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू, ओके उल्टा लिख दिया मैंने, तभी मैं देखूँ कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ आ रही है, एक सेकंड इसको मैं करेक्ट कर लूँ, अपन ने इन्फो थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी है, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखा कीजिए वरना ऐसी एरर आप लोग भी कर जाते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। तो a2 इज़ ट्वाइस ऑफ a1, सो लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 n1, तो यहाँ से लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 निकालूंगा तो दैट इज़ 2n1 बाय n2, और n2 को 2n2 लिखा तो दैट इज़ 4। अब हाफ लाइफ और लैम्डा आपको पता है इन्वर्स रेशो होगा, तो डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ मैं t1 हाफ टू t2 हाफ, तो ये रेशो मेरा 4:1, ऑप्शन ए मैं इजीली टिक करूँगा, ठीक है। चलिए अगला, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए इज़ 4 days, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल डीके इन टू हाफ लाइफ। देखो भाई 2 हाफ लाइफ के बाद बचेंगे कितने, अगर n थे तो 2 हाफ लाइफ के बाद n0 थे तो n0 बाय 4 बचेंगे, मतलब 25% बचेंगे, मतलब गए कितने, निपट कितने गए, डीके कितने हुए हैं, डीके अगर आप बोलोगे तो दैट इज़ 3/4, तो 3/4 न्यूक्लियाइज टपक गए, तो प्रोबेबिलिटी इसकी उनमें होने की वही रेशो के हिसाब से होगी 3/4, 1/4 सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी और डीके करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। नेक्स्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो ये आप सबको याद है कौन सा ग्राफ आता था, ए तो नहीं होता था, बी भी नहीं होता था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही लीनियर होगा, तो ये आप सबको याद है, दिस इज सी, ये सबसे इजी क्वेश्चंस में से आप मान सकते हैं। चलिए, एक स्फेरिकल बॉल है, 1 सेंटीमीटर रेडियस, डेंसिटी गिवन है, ड्रॉप की है जेंटली इन अ लार्ज कंटेनर कंटेनिंग अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 × 10⁻³ kg/m³। ये आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, तो डिस्टेंस बताना है 0.1 सेकेंड में कितना चलेगा आफ्टर इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। भाई टर्मिनल वेलोसिटी के बाद तो कांस्टेंट स्पीड होती है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस हो जाएगा v टर्मिनल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी गिवन है मतलब टर्मिनल स्पीड निकालनी है। टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन याद रखिए क्या आता था, 2/9 r² g/ηta, रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड, सो 2/9 r², r कितना है 1 मतलब 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, g पे 10 लिख दें, रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड, तो ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2 × 10⁻³ अपॉन नीटा, नीटा कितना है 0.1, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस 0.1 उधर मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो ये आपका आएगा 4/9, पूरा इसको देख लेते हैं, ऊपर क्या आएगा 10⁻⁻4 कैंसिल ही हो गया, इंटू 1/0.1, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 4/9 इंटू 1/0.1 इंटू 0.1, तो 4/9 मीटर्स, तो 4/9 मीटर्स, और डेफिनेटली ये बॉडी की डेंसिटी ही ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो 4/9 मीटर्स डाउन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका डी बनता है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 30th, ठीक है। तो बस टर्मिनल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, याद रहती भी है आप लोगों को, ये याद रखिएगा। 31st, अब देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, किसी लिक्विड √3 वाले से आ रही है, एक सिस्टम में जहाँ 2 राइट एंगल प्रिज्म है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, एक का √2 है। द रे सफर्स 0 डिविएशन व्हेन इट इज़ फाइनली इमर्जिंग फ्रॉम द CT टुवर्ड्स हियर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो देखिए पहली चीज़ मैं मानूँ यहाँ से ये रे आई, क्योंकि ये सेम मीडियम है तो यहाँ कोई बेंडिंग नहीं होगी, तो लेट से मैं ऐसे ही मान के चलूँ ये जो एंगल था दिस इज़ लेट से आई, तो दिस विल ऑल्सो बी आई, ठीक है। अब देखिए आगे जब ये जाएगी यहाँ पे, तो अब लेट से क्योंकि रेयरर मीडियम में गई है थोड़ा डिविएट इधर हुई, अब वापस एक रेयरर मीडियम में ही जाना है तो ये थोड़ा और डिविएट होगी, और क्योंकि ये कोई डिविएशन सफ़र नहीं हुआ तो ये एंगल भी आई हुआ। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम होने के कारण ये एग्जैक्टली यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल सेम सी होगी, तो ये एंगल वापस से आई बन गया आपका क्योंकि 0 डिविएशन है, ये आई है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एंगल होगा 90 - आई, दिस वुड बी आई, तो ये एंगल आपका दिख रहा है कितना हो जाएगा 90 - आई।
अब लेट्स से इसको मैं एंगल आर मान लूँ, ये अगर आर है तो उसी लॉजिक से वापस से अगर अपन देखें ये एंगल 90 माइनस आर, दिस विल बी आर, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस आर। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह मेरा स्नेल्स लॉ लगाऊँ, तो पहली जगह लगाएं √3 साइन ऑफ एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस आई, दैट इज़ इक्वल टू क्या आएगा बेटा √2 इंटू कॉस ऑफ आर। तो क्या बना बेटा यहाँ से √3 कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड देखिए यहाँ पे लगाएं √2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आर इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये कॉस नहीं है, मैंने अपनी मिस्टेक है, ये कॉस नहीं होगा, यहाँ पे ये साइन ही है, अपन स्नेल्स लॉ लिख रहे हैं तो गलती नहीं करें, कॉस यहाँ आएगा साइन यहाँ है, देखिए साइन आर, तो साइन ऑफ 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ आई। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा बेटा √2 कॉस आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। ये दो इक्वेशन आपके पास आई। अब अपने को आई के लिए चाहिए, तो भाई अपने को तो हमेशा पता है कोई भी थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो मैं सिंपल लिखूँ साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 यहाँ से देखिए 3/2 कॉस स्क्वायर आई, प्लस यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर आई की वैल्यू, ये तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखी है अपन ने, अब साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर आई बाई 2 दैट इज़ 1। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ रही है, इक्वेशन आपके पास बन रही है 3 कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। अब कॉस स्क्वायर आई को या साइन स्क्वायर आई को लिख देते हैं, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर आई, साइन स्क्वायर को हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई लिखेंगे दैट इज़ 2। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ रहा है 3 माइनस 1 दैट कम्स आउट एज 2 कॉस स्क्वायर आई, और ये 2 कॉस स्क्वायर आई की वैल्यू जो यहाँ पे आपके देखने को मिल रही है दैट इज़ कमिंग आउट एज 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, सो कॉस आई की वैल्यू आ गई 1/√2, तो आपको पता है एंगल होगा 45। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसे इतना आसानी से नहीं, नीट के हिसाब से तो एक्चुअली टाइम टेकिंग है, बहुत सिंप्लीफिकेशन भी आपको करने पड़ेंगे, सो इट्स अ टफ वन। 32 अब ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे है, माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, आईपीस की फोकल लेंथ है, ट्यूब लंबाई है, इमेज बन रही है, मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब नियर पॉइंट पे अब मैग्निफिकेशन बताना है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी का फॉर्मूला वही काम आएगा, क्योंकि और कोई लोकेशंस गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट बड़े प्यार से अपन यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे अपन बोलेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो यहाँ पे सीखा था L/F0 × 1 + d/FE फॉर नियर पॉइंट, L की जगह 30, F0 की जगह कितना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज़ 1 × 1 + 25/6, so this is 30 into this comes out as 31/6, so this is 5, 31 5s are 155, so we will go for option B directly, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 33 the moment of inertia of a uniform quarter disk of radius r and mass m about an axis through its center of mass and perpendicular to its plane is। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत फंसाने वाला है, यहाँ अब आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए यूनिफॉर्म क्वार्टर डिस्क का, जो नॉर्मली आप नहीं याद रखते, कहा भी नहीं जाता सेमी सर्कुलर डिस्क का, फिर रख लेते हो इसका नहीं रखते, तो इसको डिराइव करके सॉल्व करना उससे बेटर है कि लीव इट। बट ठीक है, मुझे तो आपको आंसर बताना है, तो मैं डायरेक्टली आपको देखिए लॉजिक जो है वो समझाता हूँ। लेट्स से ऐसी कोई क्वार्टर डिस्क अपन ने ली है, तो भाई डिस्क का कोई सा भी पार्ट हो, अपने को पता है ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्री से अगर इसका मास m और r है तो वही फॉर्मूला रहता है, तो i अबाउट दिस पॉइंट लेट्स कॉल इट a, तो i अबाउट a तो आप सबको पता है क्या होगा mr²/2। नाउ अब इसका cm यहाँ पे कहीं आता है, सिमेट्री से आपको पता है कि भाई अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स लूँ x और y तो दोनों सेम ही आएंगे, सिमेट्री से इस लाइन पे 45 डिग्री पे लाई करेगा, और ये जो वैल्यू होती है ये कोऑर्डिनेट x में आता है 4r/3π, ये भी आता है 4r/3π जब आप एक्चुअली पूरा डिराइव करते हो, तो ये जो डिस्टेंस d है ये d की वैल्यू निकल जाएगी 4r/3π × √2। और अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, किसी भी एक्सेस के अबाउट i आपके लिखते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम से ICM + MD², तो ये i आपको पता है कितना है mr²/2 दैट इज़ i अबाउट CM + MD², d की जगह क्या लिखोगे बेटा √2 × 4r/3π का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन भी वही मान रहा है कि आपको आता होगा, मैं तो नहीं कहता भाई, मुझे खुद को भी ध्यान नहीं रहता है ये एग्जैक्टली याद रखने का होता भी नहीं, और डिराइव करोगे तो नीट के एग्जाम में तो हो गया आपका कल्याण।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई से लीव इट, लास्ट में टाइम बचेगा तो अपना सारा दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज बेटर टू इन्वेस्ट टाइम समवेयर एल्स। नाउ 34th देखते हैं हम। देखिए, द रेडियस ऑफ अ व्हील is capital R and radius of gyration about axis through the center and perpendicular to plane is K. If the wheel is rolling without slipping, the ratio of the rotational to translational kind of, अब ये आप लोगों ने खूब पढ़ा है, देखिए K rotational to K translational। rotational आप बोलते हो हाफ I ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब आई आपको गिवन है सी एम के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो एम के स्क्वायर लिख दिया। रोलिंग है तो ओमेगा स्क्वायर को लिख देते हैं, ओमेगा इज़ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपली दिस इज़ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो ये आपका किया हुआ भी रहता है, ध्यान रहता है ये तो यू कैन मेक इट। नेक्स्ट, हाउ मैनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन नैंड गेट। अब ये तो यार इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं, एक नैंड के आगे उसके आउटपुट को दोबारा दूसरे नैंड के दोनों इनपुट में दे दीजिए, 2 गेट चाहिए आपको, ये सबको आपको ध्यान रहता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। नेक्स्ट, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा दिया, मतलब फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ा दिया तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, आपको याद है जितना फॉरवर्ड बायस ज़्यादा होता है और कूद कूद के कैरियर जाते हैं और डिप्लीशन रीजन उतनी छोटी होती जाती है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। नेक्स्ट, for the same rise in temperature of 1 mole of gas at constant volume, the heat required for a non-linear triatomic gas is k times that for mono। भाई मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बोलते हो 3, और दूसरे के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर ट्राइटोमिक के लिए आप 3 + 3 6 लेते हो, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 6। तो इसका मतलब इसका CV होता है 3R/2, उसका CV हो जाएगा CV डैश इज़ 3R। तो CV ही डबल है तो सेम चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वही डबल होगी, क्योंकि Q आपको पता है क्या होता है, NCV डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, N सेम है डेल्टा टी सेम है तो CV के रेशो में ही होगा, तो K की वैल्यू क्लियर कट आप बोलोगे दैट इज डबल द हीट इज रिक्वायर्ड। 38, in a single slit diffraction pattern, the distance between the first minimum of the left and the first minimum on the right is 5 millimeters। तो फर्स्ट मिनिमम ऑन द लेफ्ट एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑन द राइट, इसको सस्ते सस्ते शब्दों में बोलोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो आपको यहाँ पे पता होती है 2 लैम्डा एल बाई ए। ठीक है, पुट करूँ मैं यहाँ पे तो 2 लैम्डा एल बाई ए ये आपको गिवन है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर मतलब 5 × 10⁻³ लैम्डा के नाम पे क्या है 6000, तो 6 × 10⁻⁷ लिख दें। लेंथ है 80 सेंटीमीटर 0.8 और ए की वैल्यू ही पूछी गई है, तो ए यहाँ से ढूंढेंगे अभी अपन। तो देखिए क्या होगा, 2 6 12 12 × 0.8/5, पावर्स को इधर उधर करें तो 10⁻⁴। तो ये आपके लिए क्या बनता है, 12 8 96, तो 9.6/5 × 10⁻⁴। मिलीमीटर में करनी है तो ये हो जाएगा 0.96/5 मिलीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, क्या आता है, दिस इज़ 0.1, 46 का हो गया 9, तो 0.19 के अराउंड 0.192 mm यहाँ पे ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो बस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के हिसाब से आपको देखना है। 39, अब YDAC एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट हैं 0.2 mm अपार्ट, ये स्मॉल डी हो गया। illuminated by a monochromatic wavelength 600 nanometer, screen is 1 meter away, find the distance of the second bright fringe। तो भाई सेकंड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस आपको पता है 2 लैम्डा d/d, डायरेक्ट आप याद रखते हो। लैम्डा होता है 600 नैनो मतलब 10⁻⁹। स्क्रीन 1 मीटर दूर है, विड्थ है 0.2 mm, इसको 2 × 10⁻⁴ लिख दें, ये 2 गया। तो अब देख लीजिए क्या बच रहा है, 6 में ही आएगा जो भी आएगा और mm ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से ये रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक इंजन जा रहा है दीवार की तरफ स्पीड 50 से, उसने 1.2 किलोहर्ट्ज़ का साउंड निकाला, साउंड की स्पीड गिवन है एयर में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। अगेन ये जैसा मैंने पिछले लास्ट वाले टेस्ट में भी कहा था, ये NCERT का लास्ट सॉल्ड एग्जाम्पल पे बेस्ड चीज़ है। तो देखिए कोई भी, मैं ऐसे मान लूँ ये सोर्स है या कार है जो भी है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ये दीवार है। तो पहली चीज़, ये F0 अगर एमिट कर रही है तो दीवार को क्या सुनाई देगा, दीवार को जो F1 रिसीव होगी वो आपको पता है क्योंकि दीवार तो रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, तो V- इसको मैं V ऑफ इंजन बोल दूँ, V- V ऑफ इंजन। अब यही साउंड जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये सोर्स हो गया, तो अब ये जो सुनेगा F2, उसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 हो गई, अब सोर्स रेस्ट पे, ऑब्जर्वर उसकी तरफ कूद के आ रहा है, तो V + V। तो सिंप्लीफाई कीजिए तो ये जो F2 सुनेगा ये F1 की वैल्यू ऊपर से डालेंगे, डायरेक्ट हो जाता है V + V/V - V। करें इसे, F0 1.2 किलोहर्ट्ज़,
v प्लस वी 350 प्लस 50 400, 350 माइनस 50 विच इज़ 300, तो 1.2 इंटू 4/3, ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई आपके लिए, 4 टाइम्स होगा तो 1.6 किलो हर्ट्ज़, तो ईजिली कर सकते हैं कैलकुलेशन भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है दो वेव्स के, वेव 1 वेव 2 के, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 टू वेव 2 आपको निकालनी है। देखिए इंटेंसिटी जो भी वेव की होती है यहाँ मेरे को देख के समझ आता है, आई अपन याद रखिए प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है। तो अब सबसे पहले इन दोनों फोटो को देखिए, यहाँ मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 9 सेंटीमीटर, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए का रेशो आ गया। प्लस ढंग से देखिए 1 ने पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली तब तक, सॉरी 2 ने पूरी कंप्लीट कर ली तब तक 1 ने आधी ही की, इसका मतलब T1 जो है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ T2, ठीक है। तो ओमेगा की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ओमेगा 2 वुड बी ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा इंटेंसिटी I1 बाय I2, आई विल कंपेयर इट एज ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। सो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज़ 1/2, ठीक है, and A1 upon A2 is 3 and I'll square it, it comes out as 9:4, so that is going to be the option। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी इसलिए मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, केयरफुली ऑब्जर्व करके करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नीट के हिसाब से, इट्स नॉट एन ईजी वन। नेक्स्ट, ये अगेन लोग कम पढ़ते हैं, डेसिबल्स पे बेस्ड है, पावर ऑफ साउंड फ्रॉम अ स्पीकर ऑफ रेडियो इज 10 वाट। Now the power of sound from the speaker is increased to 400 watt by increasing the volume of the radio. The power increased in dB. तो ये जो भी dB में पावर इंक्रीमेंट, साउंड लेवल का जो चेंज होता है, I2 माइनस I1 करें तो वो आपको याद है, डायरेक्टली आप लिखते हो 10 log 10 I2 बाय I1, ठीक है, तो 10 log 10 I2 बाय I1 या P2 बाय P1 ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस वो अपन मान रहे हैं सेम ही रहेंगे। तो P2 है आपकी 400, वो है 10, 400/10 मतलब 40, तो 10 log 10 40, और 40 को लिख सकते हैं अपन log AB को लिख सकते हैं log A प्लस log B, ठीक है, ये आ गया। तो log 10 तो 1 होगा, और log 4 2 log 2 की वैल्यू आप 0.3 लिखते हो, तो ये आपका कितना हो गया, 1 + 0.6 1.6, so that is 16 dB. So the intensity level of the sound will change by 16 dB. ये याद रखिएगा, देखिए लोग कम याद रखते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, अगेन नीट के हिसाब से आई विल से इट्स टफ। नेक्स्ट, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ एंड स्ट्रिंग जस्ट taut. The pulley and the spring are massless and friction is absent everywhere. The value of spring constant is given. Speed of 5 kg block when 2 kg block when the 2 kg leaves contact. पहली चीज़ भैया, ये कॉन्टैक्ट लूज़ करेगा, इसका मतलब जो टेंशन या स्प्रिंग फोर्स जो आप बोलोगे वो कितनी हो जानी चाहिए, 20 न्यूटन। तो यहाँ से स्प्रिंग का एक्सटेंशन x आपके पास आ गया 20/40 इज़ 0.5 मीटर। इसका मतलब ये डब्बा 0.5 मीटर नीचे जा चुका है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिखूँ, लॉस इन UG ऑफ 5 kg, दैट वुड बी इक्वल टू गेन इन U स्प्रिंग प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 kg, क्योंकि 2 kg ने तो अभी तक कुछ पाया ही नहीं है। अब इसने कितना खोया, दैट इज़ 5 × 10 × 0.5 mgh। स्प्रिंग ने कितना गेन किया, हाफ के है आपका 40, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 0.5 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होगा, हाफ × 5 × काइनेटिक एनर्जी जो भी है v² मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपसे स्पीड ही पूछिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो दिस 15 × 0.5 25, इधर देखिए 20 × 1/4 दैट इज़ 5, ठीक है, प्लस 5/2 v²। So 5/2 v² comes out as 20. So v² comes out as 8, or you can say v comes out as 2√2 meter per second. For the potential energy function shown in figure, where will be unstable equilibrium? आपको पता है भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जहाँ मैक्सिमा बनता है, स्टेबल होता है जहाँ मिनिमा बनता है। तो यहाँ मैक्सिमा यहाँ बन रहा है ऑप्शन बी, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वन जो होना चाहिए। नेक्स्ट, अगेन देखिए फिर वही क्वेश्चन पिछली बार वाले पेपर में भी था, स्प्रिंग को x से खींचा तो एनर्जी u हुई, अब nx खींचेंगे तो क्या होगी भाई, आपको याद है u इज़ प्रोपोर्शनल टू x², u इज़ हाफ के x², आप याद रखते हो। तो x खींचने पे जो हुई, अगर n टाइम्स खींचोगे तो वो n का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी n² u। ये भी एक ईजी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो इन टोटलिटी आपने देखा पूरा पेपर अपन ने किया है।
और भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है, आप मेरे फेसबुक पेज इसी नाम से मिलेगा आपको, हेल्पिंग हैंड फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स बाय सिद्धार्थ सर, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेम पेज आप टेलीग्राम पे भी ढूंढ के मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आपको और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर है, यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।